हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है द ग्रेट इंडियन किचन, जो कि मलयालम सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 2 अप्रैल 2021 से। 1982 में एक मराठी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था उंबरठा और इसमें मेन लीड एक्ट्रेस थी स्मिता पाटिल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जब्बार पटेल ने और इसमें मेन लीड नायिका अपने परिवार का बलिदान दे देती है अपने करियर के लिए। ये थी कहानी, जैसे लिखा था विजय तेंदुलकर ने, और इस फिल्म में फीमेल इंडिपेंडेंट वॉइस की सुगबुगाहट थी। फिर थी 2000 में बनी महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट की हुई अस्तित्व, जिसमें मेन लीड प्रोटैगनिस्ट जो कि तब्बू ने रोल किया था, उसमें वो अपने पति के खिलाफ आवाज़ उठाती है और ये आवाज़ होती है उसके मेल शॉविनिज्म और उसके डोमेस्टिक एब्यूज़ के खिलाफ। फिर थी अश्विनी अय्यर तिवारी की 2015 में बनी नील बटे सन्नाटा, जिसमें एक सिंगल मदर हाउसमेट अपनी बच्ची को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसे एजुकेट करने में जुट जाती है। और फिर है 2018 की नेशनल अवार्ड विनिंग रीमा दास ने बनाई हुई असामीज फिल्म बुलबुल कैन सिंग की बुलबुल, जो अपनी कमिंग ऑफ एज सेक्सुअलिटी को लेकर मुखर है और वो किसी भी मेल डोमिनेशन को नहीं मानती। और फिर वही बात है 2018 में बनी तेलुगु बायोग्राफिकल फिल्म महानटी में, जिसमें एक इंडियन एक्ट्रेस सावित्री का मेल डोमिनेटेड फिल्म इंडस्ट्री में राइज और फॉल दिखाया गया है। इन सारी फिल्मों के अलावा अगर हम मलयालम सिनेमा की बात करें तो उनमें भी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करती हुई फिल्मों की कमी नहीं है। इनमें सबसे उल्लेखनीय है 1994 में बनी परिणयम, फिर है 2007 की नानू पेनुगल और फिर है 2011 की रीमा कालिंगर स्टारर फीमेल कोटायम और फिर है 2013 की कालिम अनु। इनके अलावा है मलयालम में ही बनी 2013 में 5 सुंदरीकाल, जो कि एक एंथोलॉजी फिल्म है और इसमें 5 कहानियों में 5 अलग अलग फीमेल कैरेक्टर्स पुरुष प्रधान संस्कृति और रूढ़ियों के खिलाफ आवाजें उठाती है। इन्हीं महिलाओं की दबी हुई आवाजों से मेल खाती है द ग्रेट इंडियन किचन की किचन में कैद नायिका की चीख, जो जब निकलती है तो सारी रूढ़ियों की दीवारें हिलने लगती हैं। इस फिल्म की कहानी एक नई ब्याहता लड़की की है जो हजारों सपने अपनी आंखों में लिए हुए अपने ससुराल में प्रवेश करती है। उस ससुराल में उसके और उसके पति के अलावा उसके सास और ससुर है। ये लड़की पढ़ी लिखी है, प्रोग्रेसिव है और बड़ों को आदर देना जानती है और साथ ही साथ सारी परंपराओं को भी कुछ हद तक वो मानती है। अब शादी के आरंभिक दिनों में उसकी सास ही किचन का सारा कंट्रोल रखती है और वही सारा किचन का काम करती है, इसलिए आरंभिक दिन बड़े ही रोमांटिक गुजरते हैं। लेकिन फिर अचानक ही सास को अपनी बेटी की प्रेगनेंसी के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है और सारे किचन की जिम्मेदारी इस नई बहू पर आ जाती है। अब उसे पता चलता है कि ये काम उतना आसान नहीं है। वो ये जान जाती है कि किचन में रखे हुए गंदे बर्तन और रिसता हुआ ड्रेनेज का पाइप और फिर लीक होता हुआ नल, ये सारी जिम्मेदारियां उसकी है और आदमी का काम यानी कि पुरुषों का काम उस घर में सिर्फ फ़ोन पे बात करना और योगा करना है। इस पुरुष प्रधान परिवार का आलम यह है कि ससुर को सुबह उठने के बाद ब्रश करने के लिए ब्रश भी सास लाकर उसके हाथ में देती हैं और ये दोनों पुरुष शाम को खाना खाने के बाद टेबल को गंदा करके निकल जाते हैं और उस गंदे टेबल पर ही स्त्रियों को बचा खुचा खाना खाना पड़ता है। फिर उसे डांस स्कूल में पढ़ाने की इच्छा है, लेकिन उसके पति और उसके ससुर साफ इनकार कर देते हैं और फिर उसके पीरियड्स आने के बाद उसे एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया जाता है और उसके बर्तन भी अलग कर दिए जाते हैं जो उसने ही धोने हैं और साथ ही साथ उसे चटाई पर सोने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और यह सारा का सारा ही आलम इस पढ़ी लिखी लड़की के लिए टॉर्चर है। वो इनफैक्ट अपनी सेक्सुअल लाइफ से भी खुश नहीं है और ऐसे में केरला कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान महिलाएं साबरीमाला आश्रम में दर्शन ले सकती है। इस पोस्ट को वो फेसबुक पे देखती हैं और उस पोस्ट को वो अपने फेसबुक के अपने अकाउंट से शेयर करती है। उसका पति अब उसे उस पोस्ट को हटाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। फिर किस तरह ये लड़की इस रूढ़िवादी ससुराल के खिलाफ बिगुल बजाती है और फिर पूरी ताकत से विद्रोह करती है, उसकी है ये 100 मिनट की बड़ी ही पाथ ब्रेकिंग फिल्म, जिसे देखने के मैं कम से कम आपको 7 रीजंस दे सकता हूँ।
सबसे पहला रीज़न है जियो बेबी। ये इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं जिन्हें पाक कला की भी समझ है और सिनेमा की, दोनों को इन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया है। इन्होंने फूड मेकिंग सीक्वेंसेस और फूड को इतना ग्लैमरसली शूट किया है कि बस आप देखते रह जाते हैं, और साथ ही साथ फिर मेल शाओनिज्म और फिर रूढ़ियाँ और उसके साथ साथ परंपराओं को भी बड़ी बारीकी से इन्होंने पेश किया है। इस फिल्म की कहानी में एक खास किस्म का ठहराव है, इसके डायरेक्शन में भी एक खास किस्म का आत्मविश्वास है, और ये ठहराव और ये आत्मविश्वास इस कहानी के जरिए दर्शकों तक पहुंच जाता है, जिससे मैं राइटर और डायरेक्टर की जीत कहूँगा। दूसरा रीज़न है निमिषा सजायन। ये एक्ट्रेस इस फिल्म की मेन लीड प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक ओबीडियंट पत्नी बनी हुई है और साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत है। इस किरदार में इस एक्ट्रेस ने 100% से ज़्यादा जान डाल दी है। खाना बनाने वाले सीन से लेकर उसका परिवार वालों के साथ का इंटरेक्शन, इन सारी ही व्यक्ति रेखाओं में इस एक्ट्रेस ने कमाल की ऊंचाई हासिल की है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक्ट्रेस है, इतनी सहज है वो। तीसरा कारण है प्रोड्यूसर्स। इस फिल्म को बनाया है 4 प्रोड्यूसर्स ने मिलकर, जिनमें से एक है डीजो ऑगस्टिन, फिर है जेमन जैकब, फिर है विष्णु राजन और फिर है साजिन एस राज। इन चारों ने इस तरह के करेजियस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके एक नई शुरुआत की है। पहले ये मलयालम OTT निस्ट्रीम पर रिलीज की गई थी, लेकिन फिर इसकी पॉपुलैरिटी के कारण अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इसे एक्वायर किया और अब इसकी रीच बढ़ी है। चौथा रीज़न है सूरज वेंजारा मुड्डू। ये वो एक्टर है जिसने पति और एक आज्ञाकारी बेटे का रोल किया है, और ये ऐसा आज्ञाकारी है कि जो अपने माँ बाप की इच्छाओं के आगे अपनी पत्नी की भी नहीं सुनता। वो भी पुरुष प्रधान संस्कृति का एक पैदा है, जो कि प्रोफेशन से तो टीचर है लेकिन है ऑर्थोडॉक्स। इस लो एस्टीम वाले कैरेक्टर को बड़ी ही बारीकी और कुशलता से उभारा है सूरज वेंजारा कुड्डू ने। पांचवा रीज़न है फ्रांसिस लुइस। ये इस फिल्म के एडिटर है जिन्होंने मोन्टाज जैसे इतना खूबसूरत तरीके से सारे ही खाना बनाने वाले और खाना परोसे जाने वाले शॉट्स को कंपाइल किया है कि बस आप देखते रह जाते हो। छठा रीज़न है सूरज एस कुरूप और मैथ्यू पुलिकन। इस म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से इस फिल्म के बैकग्राउंड को स्कोर किया है और साथ ही साथ 2 बेहतरीन गाने क्रिएट किए हैं। इनमें एक है ओरू कुदम और दूसरा है नी भुविन, और इसमें से नी भुविन जो कि रेणुका अरुण ने गाया है वो आपके जहन में कैद होकर रह जाता है। सातवां कारण है कोरियोग्राफी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स एक ग्रुप डांस से है जो कि अमेजिंग है। इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस के मेंटल ट्रॉमा को, उसके अलावा उसके रेस्टलेसनेस को, उसके विद्रोह को और उसकी सारी परेशानियों को एक वे आउट मिलता है इस कोरियोग्राफी को देखकर, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिंबॉलिज्म है। इन 7 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी भी कुछ जगहों पर और कुछ परिवारों में महिलाओं की काबिलियत उनके किचन को संभालने की कुशलता से होती है। इस मानसिकता पर प्रहार करती है ये फिल्म। साथ ही साथ ये फिल्म उन सारी महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने जिंदगी भर अपना वक्त किचन में गंवा दिया और उफ तक नहीं किया। ये नए समाज की नई आवाज़ की नई फिल्म है, और इस फिल्म में वो सलाह देती है कि आप महिलाएं अपनी परिधि से निकलकर एक उड़ान भरें। हमारी भी सलाह यही है, गो फॉर इट।